Hello friends, welcome to my YouTube channel Yogesh Agrotech Fields. So today is group presentation by agriculture students on topic climate change. So let's go and watch. First of all, good afternoon to everyone. And today we are here to present our poster on the climate change and effect on agriculture. सर जैसा कि हमें पता है कि क्योंकि हमारे लास्ट 2 डेकेड्स या 3 डेकेड्स रहे हैं आफ्टर स्वामीनाथन जी अपना ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लेके आए, वो हमारा जो सा एरा था वो एक प्रोडक्शन एरा था। लेकिन आफ्टर 2000 जो सा हमारा एरा चला वो चला हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जिसके अंदर हमें ये चीज़ समझ आई। हमने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन उसके बिना उसके लिए हमने जो उनको सेक्रीफाइस दिया अपने एनवायरनमेंट का, वो हमने बहुत बड़ा दे दिया। उसके बाद से हमने इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनी साइड रखा, लेकिन उसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक अपने इंटरवेंशंस को भी प्रायोरिटी देनी शुरू की है। जैसा कि 27 जुलाई 2023 को यूएन काउंसिल में हमारे यूएन चीफ ने बोला है वहाँ पे कि जो सा जुलाई है वो बॉइलिंग एरा का वो आगाज़ हो चुका है तब से। तो इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक शुरू है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर एंड प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक मेथड्स एंड इको फ्रेंडली मेथड्स टू रिड्यूस इट। इसके सर ये चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, क्यों हो रहा है। इसके रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज है हमारा कि जब हमारी अर्थ हीट करने लगती है ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से, जब सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है और वो ट्रैप रहती है अर्थ में, उसके मेन कॉजेज आते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हमारे फ्लोरीन एंड और मिथेन गैस। ये 4 हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बहुत स्पीड से हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन करेंगे। जो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से आ रही है, मेन आता है हमारे सबसे पहले पावर प्लांट्स, जो करीबन 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारी डिप्लीशन करने में। एग्रीकल्चर बेस्ड, जिसमें 11% राइस कंट्रीब्यूट करता है, राइस की प्रोडक्शन से 11% हमारा जो ओजोन डिप्लीशन है और ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन है। उसके बाद हमारा जितना ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारा करीबन 1/3 के आसपास टोटल बॉइल का काम करता है। इस बेसिस पे जितनी डिफॉरेस्टेशन हुई है, बॉइल में पर पर्सन के लिए 422 ट्रीज हैं इस समय, और इंडिया के लिए पर पर्सन के लिए सिर्फ 28 ट्रीज। जितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ाई जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है जो ट्रीज उसको कंज्यूम करके ऑक्सीजन भी जनरेट करे, वो नहीं होता। इस चीज़ से क्या है, हमारी अर्थ हीट होती जा रही है एंड उससे हमारे इफेक्ट आ रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर। हमारे ऐसे ड्राई स्पेल्स आ रहे हैं, हमारा वेदर क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। जैसे हरियाणा में अभी पीछे ही हमारे वीट क्रॉप जब थी, तो अनटाइमली रेन, बिल्कुल हार्वेस्टिंग से पहले जब वीट को सनलाइट की ज़रूरत होती है उसके मेच्योरिंग स्टेज में, तब 1-1.5 हफ्ते लगातार बारिश होती रही एंड सारी वीट क्रॉप वहीं पे खराब हो। इस बेसिस पे एग्रीकल्चर में ऐसे टाइमली चेंजेस की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस तो है, सीधा फार्मर्स को ही सबसे बड़ा लॉस आता है। जैसा कि हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लालच होता है। स्वामीनाथन जी ने उसने कहा भले के लिए उनको केमिकल्स दिए थे, पर इंसान के मन में लालच आया कि हम इससे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो लालच का अंजाम जो भुगत रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण रिसर्चर्स का भी है, जिन्होंने उनको ये तो बता दिया कि केमिकल यूज़ करो, पर उनको उसी समय से उनको बताना चाहिए कि हमें कितने अमाउंट में केमिकल यूज़ करने हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं। जो आज केमिकल्स काम कर रहे हैं उनको पहले से काम करते कर सॉइल की ये हालत ना होती। आज सर सिर्फ ऊपर के लेवल ही नहीं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी उतना ज़्यादा वो हार्मफुल है, कंटामिनेट हो चुका है, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी अंदर बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड में चला गया कि वो यूज़ में नहीं रहा है। पंजाब में वो राइस का पैडी का फार्मिंग करना वो मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल ही नहीं बचा है। सर ये सब कारण है। Good morning to one and all present here. Today we are here to present our poster-making presentation on the topic climate change. So, firstly, my friend Tanya will explain. Good morning everyone, myself Tanya Sharma, and today I'm going to present my poster on climate change. First of all, basically what is climate change? Climate change is basically the effect
So first point is about avoid use of chemicals. We should not use chemicals because of chemicals our soil contaminate. Due to chemicals, water also contaminate. Irregular soil conditions, like if we use more amount of chemicals, our soil will become more erosive and it will lead to crop damage. Hello everyone, my name is Ashika and my point is global warming. Basically global warming क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, पर जो मेन रीजन है वो है हमारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और एक है हमारा जो एग्रीकल्चर में जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू वगैरह रह जाते हैं उनको जो फार्मर्स बर्न कर देते हैं, उसकी वजह से जो है गैसेज रिलीज होती है जिसमें जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो है वो मतलब हमारी क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन वगैरह आती है, जैसे इरेगुलर रेन या फिर कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है. So hello everyone, my name is Sanjam and मैं melting of glaciers. Melting of glaciers मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मतलब सी लेवल का बढ़ रहा है, मतलब ग्लेशियर पिघलने से सी लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत फ़र्क आ रहा है. फ्लडिंग वगैरह हो रही है, उसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन भी ढंग से नहीं होती है. तो Next point is about plant more trees. If we will plant more and more trees, it will maintain our ecological balance. Due to which we can also use eco-friendly transport like public transports. We can avoid using cars. Cycles are the most important example of like maintaining an ecological balance. Next will be recycling. Also, the agricultural residue which is left after all the activities that we do, we should use that in other activities such as mulching. We can use rice straw in mulching also. We can use that also in mushroom cultivation. And if we burn that, it will be going to pollute our environment. It will be going to affect our environment by increasing global warming, by heating up the surface of the earth. नेक्स्ट जो है वो हमारा डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जो भी हमारे ट्रीज वगैरह हम उनको कट कर देते हैं, कटिंग डाउन. On the topic that is climate change versus climate justice in agriculture. So here we've presented the causes of. Sir, my name is Savri. She is Shalika. Savri, sir. SAN Takuyana. And Kaka. So here, sir, we presented the causes of climate change, main of which are forest fires, industrial waste emission, and sir, methane emission from rice field and ruminant livestock. And so here we presented this umbrella that is protecting our fields from the rain, which is presented here as the causes of climate change. So sir, here we have. मतलब इनपुट लेस होगा तो प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा होगी. तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमें मतलब इसका यूज़ तो होगा ही होगा. एक्चुअली इस बात है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में रूफटॉप पे हमने देखा होगा कि रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं. तो उससे हम रेन वाटर से हम अपने फील्ड में रेन वाटर आराम से यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हमें मतलब एक्स्ट्रा इनपुट की कोई यूज़ नहीं हो सकती. जैसे मोटर वगैरह होगी, कई एरियाज में होता है ना, जैसे कि जहाँ पे एक्सेस रेन वाटर होता है तो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए. और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जैसे रिड्यूस और रिमूव ग्रीन हाउस गैस इमिशन वेयर पॉसिबल. तो हम देखते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं ग्रीन हाउस इमिशन को, जैसे हम सोलर हाउस या सोलर पैनल वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि मतलब क्या होता है कि हम मेन उसका मोटिव ये है कि मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिट हो रही हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स हैं जो ग्रीन हाउस ज़्यादा इमिट करते हैं, हम उसको यूज़ कम कर सकें, हम उस पर इलेक्ट्रिक
उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें, इको फ्रेंडली यूज़ करें, ताकि हमारी जो गैसेज हैं वो कम रिलीज हो और हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट कम हो। लास्ट पॉइंट है इसका अडेप्टेशन एंड आप लोग भी कुछ बताइए, आप लोग के पोस्टर में काम सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी में हमें क्या करना है कि जो सॉइल है उसको सस्टेन करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि उसमें जो उसके माइक्रोब्स हैं वो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं करना कि पेस्टिसाइड है और कि यूज़ कर रहे हैं ताकि उसकी सॉइल की पूरे वो ख़त्म ही हो जाए और आगे हम यूज़ नहीं कर पाएँ। तो उसमें वही है कि पेस्टिसाइड को अल्टरनेट यूज़ करना है, जिसमें आयन वगैरह हो गए, कंपोस्ट वगैरह हो गए, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें अल्टरनेट यूज़ करेंगे जो कि ऑर्गेनिक होगा बिल्कुल ही और नेचर को सपोर्ट करेगा। हाँ जी। नाउअडेज जैसे हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, तो फार्मर जैसे हमारी फूड डिमांड बढ़ती जा रही है तो फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसके लिए फार्मर को जो बेस्ट सूटेबल है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो टेक्निक है, जिसको फार्मर जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके आसपास में अवेलेबल है उनको यूज़ करके जो क्लाइमेट की वजह से तो जो प्रीफरेबल टाइम होता है क्रॉप के लिए वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मिल नहीं पा रहा है फार्मर को, जिसकी वजह से जो उसकी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। तो फार्मर जो उस टाइम पे उसके उस क्रॉप को छोड़ के कोई और अल्टरनेट क्रॉप जो है, जैसे कि अभी ज़्यादातर जैसे पंजाब से है तो वहाँ पे ज़्यादातर जैसे राइस को छोड़ के जो दूसरी क्रॉप्स है उनको ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिससे वाटर की भी मतलब हार्वेस्टिंग हो। और तो इसमें बीन्स जो